सभी किसान मित्रों को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कृषि पनघट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बातचीत करेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट किस प्रकार से हमारी फसल का उपज और उत्पादन बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि अभी के समय में किसान जो हैं फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए DAP, सिंगल सुपर फॉस्फेट और अपना जो यूरिया खाद है, इन खादों का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, पर फिर भी उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। तो उसके पीछे माइक्रो न्यूट्रिएंट एक मुख्य कारण हो सकते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि कितने दिनों की फसल पर हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना चाहिए या माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें डालना ही चाहिए, जिससे हमें अच्छी उपज और अच्छा उत्पादन मिल पाए। उसके अलावा मार्केट में काफ़ी सारी कंपनियां माइक्रो न्यूट्रिएंट से जुड़े हुए प्रोडक्ट बेच रही है, तो किसानों के लिए काफ़ी असमंजस की बात हो जाती है कि कौन सी कंपनी का हम खरीदें या किसका बेस्ट रिजल्ट है। तो उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये कुल मिला के माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो रहने वाला है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, ताकि माइक्रो न्यूट्रिएंट से जुड़े आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल पाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खेतीबाड़ी से जुड़े वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में मिल पाए। तो आइए जानते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो पौधे को अच्छे वृद्धि विकास और फसल में अच्छा उत्पादन लेने एवं पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इन 17 पोषक तत्वों में से 3 पोषक तत्व जो हैं वो प्रकृति में ही पाए जाते हैं, जो कि हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तत्वों को पौधा हवा और पानी के माध्यम से ग्रहण करता है। इनको हमें हमारी तरफ से डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी जो शेष 14 पोषक तत्व बचते हैं, इनकी पौधे को अलग अलग मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। इनको पौधे की आवश्यकता की मात्रा के अनुसार 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में रखा गया है प्राथमिक पोषक तत्व यानी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को, और दूसरी श्रेणी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों को। प्राइमरी न्यूट्रिएंट की बात करें अगर, प्राथमिक पोषक तत्व यानी कि जिन पोषक तत्वों की पौधे को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उनसे थोड़ी कम मात्रा में सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की पौधे को आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम ज़्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पे बातचीत नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम इस पर एक सेपरेट वीडियो डाल देंगे। दूसरी श्रेणी जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाली, माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। इसके नाम से ही साफ पता चल रहा है, सूक्ष्म यानी जिन पोषक तत्वों की पौधे को कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, उनको सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में जिंक, फेरस, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम और निकेल, मतलब टोटल 6 पोषक तत्वों को इसके अंदर रखा गया है। तो अब हम एक एक करके इन सभी पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे। इन पोषक तत्वों के पौधे में क्या काम होते हैं, इनकी अगर फसल में कमी होती है तो पौधे पे किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, और इनकी कमी को हम कैसे पौधे में पूरा कर सकते हैं, तो इसके बारे में अब आगे हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फेरस के बारे में। फेरस यानी आयरन या लोहा। फेरस जो है पौधे के अंदर क्लोरोफिल का निर्माण करता है। क्लोरोफिल यानी पौधे का जो हरा भरा भाग होता है, जैसे पौधे की पत्तियां, पौधे का तना। अगर पौधे के अंदर क्लोरोफिल का निर्माण अच्छे से होता है या भरपूर मात्रा में क्लोरोफिल होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो बहुत ही अच्छे से पौधे में होती है। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होती है तो ऐसी स्थिति में पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा भोजन और ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे हमारी उपज जो है वो बढ़ती है। दूसरा इसका काम है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन जो है वो पौधे को मजबूती प्रदान करने और फसल की उपज और उत्पादन बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है। अब अगर इसकी फेरस की हमारी फसल में कमी हो जाती है या पौधे में कमी होती है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो पौधे की जो नई पत्तियां हैं, ऊपर की पत्तियां, वो पीली पड़ने लग जाती है, और इन पत्तियों के बीच में, पौधे की पत्तियों के बीच में जो वेन्स होती है, नाड़ियां, उनके बीच के भाग में पीलापन दिखाई देता है, जबकि नाड़ियां जो हैं वो हरी भरी रहती हैं। अगर फेरस की ज़्यादा कमी होती है तो जो नई पत्तियाँ हैं वो सफ़ेद भी होने लग जाती हैं और सूखने लग जाती हैं, जिससे पौधे की जो है बढ़वार अच्छे से नहीं हो पाती है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये क्लोरोफिल का निर्माण करता है। अगर कमी होगी तो क्लोरोफिल अच्छे से नहीं बनेगा, तो सीधा सीधा इसमें पीलापन आएगा और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण भी कम होगा, तो पौधे की बढ़वार अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब अगर फेरस की कमी हमारी फसल में है तो उसकी हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं।
तो इसके लिए क्या है कि फेरस जो है ज़्यादा हमें ऊपर से ही स्प्रे करने से इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, और इसकी रिकमेंडेशन जो है वो भी ऊपर से फोलियर स्प्रे में ही दी जाती है, क्योंकि ज़मीन में डालने से इसकी क्या डोज ज़्यादा होती है, तो एक तो खर्च ज़्यादा आता है, दूसरा क्या है कि पौधा इसको ज़मीन से ज़्यादा ग्रहण नहीं कर पाता है, तो उतना बेस्ट रिजल्ट ज़मीन में नहीं मिल पाता है। तो ऊपर से स्प्रे करने में पहला तो आप फेरस सल्फेट ले सकते हैं जो 19% आता है। अगर इसका आप स्प्रे कर रहे हैं तो 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से इसकी मात्रा रख के आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा है फेरस चिलेट जो 12% EDTA फॉर्म में आता है। अगर इसका आप स्प्रे कर रहे हैं तो आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसकी मात्रा रखकर स्प्रे कर सकते हैं। चिलेट फॉर्म में जो फेरस आता है इसका काफ़ी शानदार रिजल्ट रहता है, तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं फेरस के बाद में दूसरे पोषक तत्व बोरोन के बारे में। तो बोरोन जो है पौधे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। पौधे में फूल निकलने से लेकर जो फल बनने की प्रक्रिया होती है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा सहायक रहता है, और सेल डिवीज़न यानी पौधे के अंदर कोशिका विभाजन का काम भी करता है। मतलब एक कोशिका से अधिक कोशिकाएं बनने का जो काम होता है उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा सहायक रहता है। दूसरा, इसका पौधे की जो सेल होती है कोशिका भित्ति उसको ये मजबूती प्रदान करता है, कोशिकाओं के खिंचाव के लिए उनको शक्ति प्रदान करता है, जिससे पौधे के तने की लंबाई जो है वो बढ़ती है। तीसरा जो इसका काम है, पौधे के अंदर पोटेशियम और कैल्शियम की जो मात्रा होती है उसको ये संतुलित बना के रखता है। अगर पौधे में बोरोन की कमी हो जाती है तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो ज़्यादातर बोरोन की जो कमी है वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में होती है। फूल जो है वो झड़ने लग जाते हैं, फूल से फल नहीं बन पाते हैं, और फलों का आकार जो है वो एक जैसा नहीं रहता, और फल फटने की समस्या भी आ जाती है। बोरोन की कमी के लक्षण जो है पौधे के नए ऊपरी भागों पे ज़्यादातर देखे जाते हैं। पौधे के ऊपरी भागों की बढ़वार जो है वो रुक जाती है, और कई बार जड़ों का वृद्धि विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता है, पौधे जो हैं छोटे रह जाते हैं। अगर बोरोन की कमी हमारी फसल के अंदर है तो उसकी हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं, तो बोरोन 20% जो आता है उसका हम ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के अंदर इसकी जो मात्रा है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से रखकर आप ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपने सब्जी वर्गीय कोई फसलें लगा रखी है या ड्रिप सिस्टम है तो उसमें फर्टिगेशन के माध्यम से आप 500 ग्राम प्रति एकड़ इसका घोल बना के ज़मीन के माध्यम से भी चला सकते हैं। पर बोरोन हमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग यानी फूल आने से पहले हमें डालना है, तो उसका हमें अच्छे से फ़ायदा मिल पाए। करते हैं बोरोन के बाद में तीसरे सूक्ष्म पोषक तत्व मैग्नीज के बारे में। तो मैग्नीज जो है ये पौधे के लिए काफ़ी ज़रूरी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। पौधे के अंदर क्लोरोफिल का निर्माण करता है, जिससे हमारी फसल जो है वो हरी भरी बनी रहती है, और सूर्य की किरणों की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें यह काफ़ी ज़्यादा सहायक रहता है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। उसके अलावा पौधे के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनकी क्रियाशीलता को ये बढ़ाता है, और बीज के अंकुरण में भी काफ़ी ज़्यादा सहायक रहता है। अगर मैग्नीज की कमी हमारे पौधे में होती है तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो मैग्नीज और आयरन की कमी के लक्षण जो हैं वो लगभग समान ही दिखाई देते हैं। इसमें पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें वेइन्स होती है, नाड़ियां, उनके बीच का जो भाग होता है वहाँ पे पीलापन आने लग जाता है, और नाड़ियों के बीच के जो टिश्यू होते हैं पत्तियों के वो मरने लग जाते हैं, जिससे पत्तियों पे धब्बे दिखाई देते हैं। तो मैग्नीज की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैग्नीज का ऊपर से हम स्प्रे कर सकते हैं। मैग्नीज 12% जो आता है चिलेट फॉर्म में, उसका अपन आधा ग्राम प्रति लीटर पानी की हिसाब से मात्रा रख के ऊपर से स्प्रे हमें करना चाहिए। दूसरा जो है मैग्नीज 30.5% भी आता है। इसका अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसकी मात्रा रखकर स्प्रे आप ऊपर से कर सकते हैं। बात करते हैं मैग्नीज के बाद में जिंक के बारे में। तो पौधे की बढ़वार करवाने और फसल को हरा भरा बनाए रखने के लिए यूरिया के बाद में जिंक को एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है। उसके अलावा पौधे के जो अंदर एंजाइम्स होते हैं उनका ये बैलेंस करके रखता है, उनको संतुलित बनाए रखता है। और पौधे के अंदर एक एंजाइम होता है ऑक्जिन, जो पौधे के सबसे ऊपरी भाग यानी टिप पर होता है, उस एंजाइम की क्रियाशीलता को ये बढ़ाता है, और जब उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है तो पौधे में बढ़वार काफ़ी अच्छी होती है। और पौधा जो नाइट्रोजन का उपयोग करता है तो उसको नाइट्रोजन को डाइजेस्ट करने के अंदर भी जिंक काफ़ी सपोर्ट करता है पौधे को। अगर पौधे में जिंक की कमी हो जाती है तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो फसल में जो है पीलापन आने लग जाता है, और सबसे पहले इसकी कमी के लक्षण पौधे की नीचे की यानी पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं और पत्तियों का आकार जो है वो छोटा रह जाता है। जब पत्तियां पीली पड़ेगी, आकार छोटा रहेगा, तो सामान्य बात है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पौधे में अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिससे
पौधे में कम भोजन और कम ऊर्जा बनेगी तो उसका सीधा सीधा प्रभाव उपज पे पड़ता है। फलों का जो आकार है वो छोटा रह जाता है, दाने नहीं बन पाते हैं। और धान की जो फसल होती है उसमें सबसे ज़्यादा जिंक की ज़रूरत रहती है। उसमें जिंक की कमी की वजह से खैरा रोग हो जाता है। अगर हमारी फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसकी हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं? तो जिंक चिलेट फॉर्म में आता है, EDTA फॉर्म में 12%, उसका अपन ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। उसकी जो मात्रा है अपने को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से रख के ऊपर से स्प्रे हम कर सकते हैं। उसके अलावा जिंक सल्फेट आता है 33%, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसकी मात्रा रख सकते हैं। बुआई के समय भी आप जिंक सल्फेट डाल सकते हैं और आप ड्रिप के माध्यम से भी ज़मीन में भी जिंक सल्फेट जो है वो चला सकते हैं। तो जैसा कि हमने सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बातचीत की, तो उसमें एक चीज़ कॉमन है कि इन सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पौधे को ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो वेजिटेटिव फेज यानी बढ़वार की अवस्था में होती है। तो उस अवस्था में हमें किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी पौधे में नहीं होने देनी है, तो फसल में निश्चित ही उपज और उत्पादन जो है अच्छा मिलेगा। अब दूसरी समस्या ये आ सकती है कि आप ये सोचेंगे कि हम सभी न्यूट्रिएंट का एक एक करके बार बार कैसे स्प्रे करें। तो उसके लिए काफ़ी सारी कंपनियां जो है मार्केट में माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर वाले प्रोडक्ट भी बेचती है। उसमें से कुछ सिलेक्टेड कंपनियों के मैं 2 प्रोडक्ट आपको बता देता हूं जिनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमने लिया है और हम उनका प्रयोग भी कर रहे हैं। ये किसी भी कंपनी का कोई प्रचारक वीडियो नहीं है यहाँ पे, पर जिन प्रोडक्ट का अच्छा रिजल्ट है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला जो है मल्टीप्लेक्स कंपनी का आता है प्रो किसान। इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सर होता है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। ये सभी न्यूट्रिएंट की पूर्ति फसल के अंदर कर देगा। इसकी जो मात्रा है आपको 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से रख के आप इसका स्प्रे जो है फसल में कर सकते हैं। उसके अलावा मल्टीप्लेक्स का ही एक प्रोडक्ट आता है क्रांति। इसमें लिक्विड फॉर्म में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इसमें माइक्रो और मेजर दोनों न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। उसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो सभी न्यूट्रिएंट इसके अंदर है, तो इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्प्रे के अंदर जो मात्रा है 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से रखकर इसका आप स्प्रे कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। इसी के साथ में धन्यवाद। जय जवान जय किसान।